अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन अहमद सिर। जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप यकीनी तौर पर 3-4 दिन से मसरूफ़ हैं। जो हमारी बात भी हो रही थी, लेकिन कुछ मालूमात अहम है और लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि बच्चे की कस्टडी के मामले के हवाले से क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना है। और अब तक अगर रिपोर्ट्स पॉज़िटिव हैं, तो उसके बाद फिर बच्ची अपने माँ-बाप के पास जा क्यों नहीं रही वापस? एक तो ये है कि मसरूफ़ियत क्या थी, इतने दिन से आप गायब क्यों थे? और दूसरा ये बताएँ कि अब क्या सूरत-ए-हाल हो सकती है बच्ची के मुस्तकबिल के हवाले से? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। मैंने आपको बताया था कुछ वो घर की शिफ्टिंग वाला मामला था, उस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत रही और मैं बल्कि बीच में 1 आध दिन ही ऑफ़िस जा सका, मैं ऑफ़िस भी नहीं अटेंड कर रहा था, काफ़ी सारी मसरूफ़ियत थी। इसलिए मैं माज़रत आपसे और जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे माज़रत कि हम उनको नज़र नहीं आ रहे। लेकिन 1 आध दिन में शाहिद भाई से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हम लोग लाइव सेशन भी बाकायदा आगाज़ करेंगे उसका और रेगुलर चलेंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस केस के ऊपर बात ज़रूर करेंगे। दूसरा शायद भाई देखें, केस अब बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेज पर है। अगले चंद दिन बड़े अहम हैं। आप देखें 29 तारीख को ट्रायल कोर्ट के अंदर फर्द जुर्म आयद होने का जो हमें नज़र आ रहा है कि फर्द जुर्म आयद होगी अगर चारों मुल्ज़मान हाज़िर होते हैं। उसके बाद 30 तारीख को सिंध हाई कोर्ट के अंदर वो जो बच्ची से मुलाकात की दरख्वास्त है, उसके ऊपर हमें फैसला होता नजर आ रहा है कि उम्मीद है कि 30 तारीख को वो दरखास्त निपटा दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट जो है वो ये इजाजत नहीं दे रही, जो बज़ाहिर नजर आया। सेकेंडली ये कि जो बच्ची की रिपोर्ट है वो आपको पता है कि वो जमा हो चुकी है और वो अब ट्रायल कोर्ट के सामने फाइल ने जाना है। ट्रायल कोर्ट मतलब हमारे अदालती सिस्टम के अंदर आ चुकी है, वो रिपोर्ट जमा हो चुकी है और ज़ाहिर है जब कोई चीज़ तैयार हो जाती है, जब जमा हो जाती है, तो उसमें से कुछ ना कुछ उसका जो उस रिपोर्ट का क्रक्स होता है, उसके कोई मेन इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो पब्लिक हो ही जाते हैं। वो कोई जो ऑफिसर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं या जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से हमारे साथी भाई बाकी लोगों को वो इन्फॉर्म कर देते हैं, कुछ ना कुछ उनको उनके सोर्सेज़ बता देते हैं। तो अब अगर देखा जाए उसके बाद जो 2 तारीख को है वो सबसे अहम केस है। जो अक्सर लोगों का सवाल होता है ना कि हाई कोर्ट ने ये देखा बच्ची की कस्टडी क्यों नहीं दी, ट्रायल कोर्ट ने देख लिया इलियास मेमन साहब ने कस्टडी क्यों नहीं दी। तो जो सबसे अहम केस है इस वक्त तक इस पूरे मेहदी काज़मी की बेटी के मामले में, वो है कस्टडी का केस और उसमें है 2 दिसंबर। तो ये जो 29, 30 और 2 तारीख है, ये मेरी मेरी नजर में, मेरी नाक़िस इल्मी के हिसाब से, मेरी नाक़िस राय में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, खासकर जो लोग शुरू दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है 3 दिन के वो इन 3 दिनों के ऊपर नजर रखें कि इन 3 दिनों में से क्या रिजल्ट आता है। 29 तारीख को हमें नजर आ रहा है कि मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और जब फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो देखें आप जिस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर मुल्ज़मान ने एक अपनी पूरी सोशल मीडिया की मुलाजमीन की टीम बनाई है, वो जो 2 बयानिए हैं, जिस एक आपका मेरा और एक उनका, ये जो इस दरमियान जो साबित होना है कि कौन सही है और कौन गलत है, वो इस फर्द जुर्म से हो जाता है। जब ऑनरेबल कोर्ट फर्द जुर्म आयद करने तक पहुंच चुकी है, तो फर्द जुर्म आयद ऐसे नहीं होती कि मैंने शायद भाई को कह दिया कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा और आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाए। तो फर्द जुर्म आयद होती है पहले एक सॉलिड केस हो, सॉलिड केस के बाद वो कोर्ट के अंदर जाए और कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले ले और कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट इस उसके अंदर ये मुनासिब समझे, कोई अपर फोरम, कोई सुपीरियर कोर्ट जो है उस एफआईआर को खारिज ना करे, उस कॉग्निजेंस को डिसमिस ना करे, उसके बाद जाके कहीं फर्द जुर्म की बारी आती है। तो इसलिए फर्द जुर्म आयद होने का मतलब है कि जो ये अगवा वाला मुकदमा है, एक बच्ची को कराची से अगवा करके लाहौर लाकर शादी करने और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में स्मगलिंग के पर्पज से उसको छुपाने और उसके बाद अदालतों के जो हमारे अदालती निजाम है उसको झुटलाने या उसको गुमराह करने और सबूत मिटाने वाले तमाम मामलात के ऊपर इसका मतलब है कि मुकदमा शुरू होने जा रहा है। और वो बयानिया जो ये कहता था कि ये मुल्जमान नहीं है, ये बड़ी कोई एक उसको बड़ा ही रोमांटिक सा माहौल बना के वो कहा जाता था कि ये कोई लव मैरिज का केस है, रन अवे मैरिज का केस है, तो वो सारी चीजें दफन हो जाएंगी जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। उसके बाद 30 तारीख को जब ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट, जो मेरी नाक़िस इल्मी में, जो मैं जाती तौर पर अपनी जुडिशरी से एक्सपेक्ट करता हूं या मैं समझता हूं कि मेरी जुडिशरी इस तरह के फैसले करती है
वो देखेगी कि एक मुलजम जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, एक मुलजम जिसके ऊपर इस तरह के हीनियस क्राइम जिनकी सजाए मौत या उम्र कैद या 14 साल कैद बामुशक्कत है, तो ऐसे मुलजमान की या ऐसे मुलजम को उसकी जो विक्टिम है, जिसको उसने अगवा किया है, जो उसकी मगविया है, ये एलिजिडली अगवाकार है और वो इसकी मगविया है मुबैना तौर पर, उसके साथ कैसे बिठा दें। ये मुझे लगता है कि हमारी सिंध हाई कोर्ट 30 तारीख को हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर देगी या हमें बहुत अच्छा फैसला सुनाएगी, जिसको आपकी नजर में एक बहुत अच्छी खबर के तौर पर रिपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद चीजें मजीद स्मूथ हो जाएंगी। उसके बाद 2 तारीख बहुत अहम है। 2 तारीख को वो चीज जिस चीज के ऊपर आप, हम सब या जितने लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, उनके ज़हन में एक सवाल आता था कि माँ बाप बच्ची को कब लेंगे, बच्ची माँ बाप को कब मिलेगी। वो मामला 2 दिसंबर को तय होना है, मतलब उसके ऊपर समाअत होनी है। वो मुकदमा 2 दिसंबर को डिसाइड तो नहीं हो सकता, फौरी तौर पर तो ऑनरेबल कोर्ट्स डिसाइड नहीं करती अनटिल अनलेस के वो बच्ची की कोई स्टेटमेंट वाला मामला हो। इवन मैं तब भी कहता हूँ कि इंटरनल कस्टडी की दरखास्त वो वैसे खारिज कर चुके हैं, तो उन्होंने पूरे प्रोसेस के बाद ही देनी है बच्ची, वो एक सिस्टम है। लेकिन 2 दिसंबर को उसके अंदर एक और अच्छी चीज, जो एक बहुत बेहतर चीज है, वो भी फैसला होने जा रहा है कि आया फैमिली कोर्ट जो है वो मुलजम के ये जिसको वो इस्तेहकाक बना रहा है कि मैं बच्ची से मिलूं, वो मेरा इस्तेहकाक है, उसको भी छीनने जा रही है। जो मुझे बाहर नजर आ रहा है, जो उस दिन समाअत होनी है, वो उस चीज के लिए है कि मुलजम बच्ची तक अप्रोच ना कर सके, बच्ची को एक्सेस ना कर सके। तो ये 3 चीजें आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, बहुत सारे लोगों ने गैर हाजिरी की वजह से भी पूछा, लेकिन उनका ज्यादा सवाल ये है कि केस स्लो हो गया है, बिल्कुल कोई नई अपडेट्स नहीं आ रही, कुछ जल्दी में पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी एक वजह हमारा निज़ाम अदल इस तरह का है कि वो जो टाइम पहले गुजरा है, उस टाइम में दोनों साइड से इस एक तरफ से केस बनाने की कोशिश की जा रही थी और दूसरी तरफ से केस को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। तो सारी चीजों में जल्दी काम हो रहा था। बार बार अगर नीचे वाली अदालत नहीं को रिलीफ देती तो ऊपर वाली अदालत में चैलेंज किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा रहा था। तो इसलिए जो आने वाले दिनों में अब हम देखेंगे, वो क्योंकि ट्रायल का प्रोसीजर है, वो एक ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रायल वाले मामलात में थोड़ा सा वो आराम से चलता है, वो रूटीन सर की डेट्स के साथ। एक चीज जज साहब, एक चीज फरमाइएगा कि अक्सर जब कोई भी अदालत अगर कोई कार्रवाई की इजाजत देती है या ऑर्डर देती है किसी भी इदारे को कि फलां जगह जाके फलां चीज का मुआयना किया जाए, खासतौर पर जैसे हम डायरेक्ट अगर बात करें इस बच्ची के हवाले से, तो इस रिपोर्ट की जो कि अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि माहिर नफ्सियात जाएं और विजिट करें और रिपोर्ट मुरतब करें और जाकर ट्रायल कोर्ट में पेश करें। तो बच्ची की रिपोर्ट में या बच्ची के बारे में जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, वो ट्रायल कोर्ट में यकीनी तौर पर आएगा। तो उस पे ट्रायल कोर्ट को क्या इख्तियार होगा कि बच्ची के मुस्तकबिल में उस रिपोर्ट को की रोशनी में क्या कुछ ऑर्डर जारी कर सकती है? जरा थोड़ा कानूनी मामला जरा बताइएगा कि क्या कुछ हो सकता है मजीद। देखिए शायद भाई, अगर ट्रायल कोर्ट को उन्होंने रेफर कर दिया है, क्योंकि आपको पता है सलाउद्दीन पावर साहब ने माजरत कर दी थी इस केस को, वैसे ही उन्होंने माजरत करने से पहले ही उन्होंने 1 नवंबर को इसको ट्रायल कोर्ट की तरफ उन्होंने इसका रुख कर दिया था। वो मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि उसका मकसद ये होता है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में समरी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, ऐसे नहीं है जैसे सिंध हाई कोर्ट में, जैसे सलाउद्दीन पावर साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, फौरी तौर पर माँ बाप की बच्ची से मुलाकात करवा दी, हालांकि उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही थी। तो ट्रायल कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। ट्रायल कोर्ट को ये जो साइको एनालिसिस है, ये जो इवैल्यूएशन हो रही है, इन चीजों ने असरअंदाज होना है ट्रायल कोर्ट के अंदर जो मेन मुकदमा है उसके ऊपर। अच्छा, उसके अंदर हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट कुछ इस तरह का ऑर्डर फरमाए कि वो जो एक कदगन लगी हुई है या वो जो एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है बच्ची से मिलने की, बच्ची की एक्सेस की, बच्ची की कस्टडी के मामलात की, बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखने की, तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रायल कोर्ट उसमें से अपना व्यू थोड़ा सा दे देगी कि इन चीजों को अब नॉर्मल तरीके से कंसिडर किया जाए और जो फैमिली कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हो या फैमिली कोर्ट अगर प्रोसीडिंग करना चाहे तो वो कस्टडी दे सकती है। ट्रायल कोर्ट इस मामले के अंदर कस्टडी देने का इख्तियार किस हद तक रखती है, वो मैं जब तक उस रिपोर्ट को नहीं देख लेता या उस चीज को वो हमारे सामने बिल्कुल डिटेल में नहीं आ जाती, हम नहीं डिसाइड कर सकते।
कि ट्रायल कोर्ट को कितना मैंडेट देती है ये रिपोर्ट, और जाहिर है उसके साथ जो डायरेक्शंस हैं सलाउद्दीन पवार साहब की कि उसके हिसाब से फैसला करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे सामने पहली बात तो ये क्लियर होंगी, एक तो रिपोर्ट के बाद। दूसरा जो ट्रायल कोर्ट है ना सर, उसके अंदर सबसे ज्यादा इस रिपोर्ट का असर पड़ेगा मेन ट्रायल के ऊपर, क्योंकि बच्ची है स्टार विटनेस, और बच्ची के कुछ बयानात आपको याद होगा जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इस साइको एनालिसिस के बाद, इस रिपोर्ट के बाद, वो सारा जो एक जहर फैला हुआ है, जो इन्होंने अदालतों को गुमराह करके एक तैयार किया था और उसको इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उससे अदालत का व्यू क्लियर हो जाएगा। उसके अदालत के सामने ये जो एक अजीब सी हरकत करते हैं, वो फलां तारीख से आगे सिंध हाईकोर्ट के अंदर कुछ हुआ ही नहीं था, वो वाली बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को बिल्कुल गलत बयानी करते हैं। इवन हमारे लर्नड लॉयर्स जो उनकी साइड पे हैं, वो भी गलत बयानी कर जाते हैं अपने क्लाइंट की खातर। तो वो जो चीजें हैं उनका मैं समझता हूँ कि ट्रायल कोर्ट उस असर को निकाल के साइड पे रख देगी, फिर पिछली कोई ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं।